अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिविल पीस, एक शॉर्ट स्टोरी को जिसे लिखा है चिनुआ अचेबे ने। तो इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम सिविल पीस को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी समरी, एनालिसिस, थीम सब कुछ बताएंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस स्टोरी में चल क्या रहा है और इस स्टोरी को लिखा क्यों गया था। ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जर्नी जो है मैंने काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट की थी इस चैनल पे वीडियोस डालना वगैरह, और आप लोगों की जो है मोहब्बत से ही आज तक मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आगे भी चल के मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की हमारा लेक्चर, हमारा जो है वो स्टोरी सिविल पीस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा था चिनुआ अचेबे ने। अब सबसे पहले हम राइटर का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो चिनुआ अचेबे जो हैं वो 1930 में पैदा हुए और 2013 में उनकी डेथ हो गई। वो एक मशहूर नॉवलिस्ट, नाइजीरियन नॉवलिस्ट, पोइट और फेमस क्रिटिक्स थे, जो कि अफ्रीकन लिटरेचर का एक डोमिनेटेड फिगर समझा जाता है। उनको फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है और उनका सबसे पहला नावल जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट है, सबसे ज़्यादा रीड की जाने वाला नावल है, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ। उन्होंने ज़्यादातर वर्क्स में अफ्रीका के कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बारे में लिखा, इसलिए भी उन्हें अफ्रीकन लिटरेचर का जो है वो फाउंडर भी कहा जाता है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा किया है। उसके अलावा अचीबे चूँकि एक इज्बो कल्चर से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके वर्क्स में हमें उस कल्चर की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। उनके मशहूर नॉवेल्स में अगर बात की जाए तो नो लॉन्गर एट ईज, एयर ऑफ गॉड और थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि बहुत फेमस हुआ था, ये उनके फेमस नॉवेल्स हैं, उनके फेमस वर्क्स हैं। तो ये एक मुख्तसर सा एक ब्रीफ मैंने राइटर के बारे में बताया। उसके बाद अगर हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें, शॉर्ट स्टोरी के अबाउट की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सिविल पीस एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे चिनुआ अचेबे ने लिखा और ये शॉर्ट स्टोरी 1972 में पब्लिश हुई। ये स्टोरी एक डिज़ास्टर्स और ट्रेजिक सिविल वार के बारे में है, जो कि 1967 और 1970 के दरमियान नाइजीरिया में हुई। इसकी वजह से कई जो हैं वो लोग अपनी ज़िंदगियों से, कई मिलियन लोग जो है अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। यहाँ सिविल से मुराद वॉर है, यानी इसमें सिविलियन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसमें लोगों पर इस सिविल वार की वजह से होने वाले इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है इस स्टोरी के अंदर। इस वार के बाद नाइजीरिया में पैदा होने वाले पीस और हार्मनी को भी डिपिक्ट किया जाता है। ये वॉर 1967 में स्टार्ट हुई थी, जब एक साउथ ईस्टर्न टेरिटरी जैसे रिपब्लिक ऑफ बायाफ्रा कहा जाता है, उसने क्या किया कि अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। ये बायफरन्स जो कि इज्बो एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि नाइजीरिया को ख़त्म कर दें या उससे अलग हो जाएं, और 3 साल की इस वार के बाद बायफरन्स ने सरेंडर कर दिया और फिर सिविल पीस कायम हुआ। मगर इस दौरान क्या हुआ कि कई मिलियन लोग मर चुके थे। तो ये एक ओवरऑल है इसके बारे में कि ये इस वार क्यों स्टार्ट हुई थी और इस वार में किस तरह इस डिज़ास्टर, इस लोगों को जो है वो उसने इफ़ेक्ट किया और इसके क्या क्या असरात थे। अगर हम इसके अंदर यूज़ होने वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स ओवरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि जोनाथन अविबुओ इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसकी स्पेलिंग्स तो IWEGBU हैं, लेकिन हम इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो अविबुओ। तो जोनाथन अविबुओ जो मेन कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि इस कदर बड़ी ट्रेजिडी को फेस करने के बाद भी ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि पुरुम्मीद है। ऑप्टिमिस्टिक होता है पुरुम्मीद होना, जो कभी भी किसी हाल में उम्मीद नहीं छोड़ते, और पेसिमिस्टिक होता है जो होपलेस होते हैं।
ठीक है, जिनको कोई भी बेहतर की उम्मीद नहीं होती। तो ये इस कदर ट्रेजिडी को फेस करने के बाद भी ऑप्टिमिस्टिक है। इस सिविल वार के बाद वो सेलिब्रेट करता है इसलिए जो उसके पास बच गया। वो सिविल वार के होता है ना कि बंदे बैठ जाते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन वो सेलिब्रेट करता है उसके लिए जो उसके पास बच जाता है, बजाय उसके कि वो इस बात पे रिग्रेट करे कि क्या उसने क्या खोया। उसका एक बेटा मर चुका था लेकिन 3 बच्चे और एक बीवी जिंदा बच गई थी। इस पर ही बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड था, क्योंकि वो इसे जो है वो ऐसे बहुत से लोगों को वो जानता था जिनका सब कुछ इस वार में ख़त्म हो चुका था। जॉनथन ना सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक था बल्कि इंडस्ट्रियस भी था। उसने हालात का बेहतर होने का इंतज़ार करने से पहले ही सर्वाइवल के लिए बिजनेस करना शुरू कर दिया। स्टोरी के एंड तक वो अपने फ्यूचर पर फोकस करता रहा, इवन के उसकी जो बचाए हुए पैसे थे, जो थीव्स ले गए थे, जो डाकू लोग ले गए थे, रॉबर्स ले गए थे, उन पे भी रिग्रेट उसने नहीं किया। उसने कहा कि ये पैसे उसके लिए कुछ नहीं थे और अपने काम को जारी रखा। ओवरऑल वो एक होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और ब्रेव पर्सन था जो हर किस्म के हालात को फेस कर सकता है या कर सकता था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मारिया अविबो। मारिया जो है वो जॉनथन की वाइफ है, जो कि एक हार्ड वर्किंग लेडी है। उसने भी केक बेचकर अपने हस्बैंड का साथ दिया, इवन के रॉबरी के बाद भी वो अपने हस्बैंड के साथ काम करने में मसरूफ़ रही। मारिया अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने सर्वाइवल के लिए काम करती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है थीफ लीडर का। ये थीफ लीडर जिसने सबसे पहले उनके दरवाजे पर नॉक किया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने अपने आप को थीफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ से उसके आप कॉन्फिडेंस का देख सकते हैं कि उसने सबके सामने खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं थीफ हूँ, बजाय इसके कि वो किसी तरीके से जो है वो आहिस्ता बात करता है, वो उन पे हंसता भी है। वो इस फैमिली पर मॉक करने लगा। ये थीफ नाइजीरिया में आने वाले डेंजर का एक साइन था। उसकी लैंग्वेज से पता चलता कि वो लेस एजुकेटेड है, लेकिन उसने किसी किस्म के वायलेंस को शो नहीं किया था, लेकिन वो अपने अंदर पोटेंशियल वायलेंस को रखता था जो कि पोस्ट वार पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की है तो द आर्मी ऑफिसर है। वार के दौरान इस ऑफिसर ने जॉनथन से उसकी बाइक मांगी जिसको वो मिलिट्री पर्पस को यूज़ करने के लिए मांग रहा था, लेकिन बाद में बाइक वापस करने के लिए ब्राइब की उसने डिमांड की। अपने जो है वो यूनिफॉर्म और अपने लेस मैनर्स के साथ वो सिविल पीस में मौजूद अथॉरिटीज़ को और उनके इनकम्पिटेंसी को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो रॉबरी विक्टिम है। उस आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से एग्रेशर मनी दी गई थी। ये ऐसी मनी होती है जो किसी भी सिविल वार के बाद गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को असिस्टेंस या हेल्प के लिए दी जाती है। सो इस आदमी की वो रकम चुरा ली गई। ये यानी थीव ने चुरा ली। उसके बाद उस आदमी ने सब लोगों को इस रॉबरी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जबकि ये उसकी अपनी जो है वो केयरलेसनेस थी, यानी उसने तवज्जो नहीं दी, उसने हिफाजत नहीं की और वो रकम चोरी हो गई। लेकिन वो चाहता था कि उस पर इल्ज़ाम ना आए, तो इसलिए उसने बता दिया कि ये कैसे कैसे हो गया है। तो ये ओवरऑल इस मेन कैरेक्टर थे इस नॉवल, इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, जिसको हमने डिस्कस किया। और अब हम बढ़ते हैं अपने प्लॉट एंड समरी की तरफ। प्लॉट एंड समरी के बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ये इसके कैरेक्टर थे। कैरेक्टर इसलिए समझाए गए हैं क्योंकि आपको समरी समझने में आसानी हो। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्लॉट एंड समरी की, तो नाइजीरिया में होने वाली सिविल वार में सरवाइव करने वाला जॉनथन अविबो खुद को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी समझता था, क्योंकि वो इस जानलेवा जंग में अपनी बीवी मारिया और 4 में से 3 बच्चों के साथ जिंदा बच गया था। उसका एक बेटा इस सिविल वार में मारा जा चुका था। उसके अलावा उसकी बाइसिकल उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, जिसे वो ज़मीन के नीचे दबा चुका था ताकि वो इस जंग के दौरान चोरी ना हो जाए, क्योंकि जंग के दौरान अफरा तफरी का माहौल था। जिस बंदे के हाथ जो चीज़ आती थी वो लेके भाग जाता था। और वो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लकी क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसके पास उसके 3 बच्चे बच गए थे, वो भी जिंदा। वो ऐसे बहुत से लोगों को जानता था जिनका सब कुछ जो है वो इस वॉर के अंदर लुट चुका था। तो वो सोचता था कि मेरे पास इतना बच गया है
तो बजाय उसके कि मैं पछताऊँ, वो उसने अपने जो है वो सर्वाइवल के लिए जंग शुरू कर दी। इस बाइसिकल के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो उसे दबा चुका था, और जब जंग ख़त्म हुई तो उसने वो निकाल लिया। और इससे सबसे बढ़कर उसका घर जो अभी भी सही सलामत खड़ा था, क्योंकि जंग के दौरान जो है वो सब कुछ मुनहदम हो चुकी थी, लेकिन उसका जो घर था जिसमें वो रहने के काबिल था। उनकी फैमिली जो है वो कैपिटल सिटी इनुगु चली गई थी जब जंग शुरू हुई थी, और अब पीस आने के बाद वो अपने घर वापस आए थे और अपने घर और दूसरी चीज़ों को रिपेयर कर रहे थे। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों और हमसायों को अपनी जो है वो अच्छी और बुरी किस्मत के हालात के बारे में बताता, और हर दफ़ा बताने के बाद वो ये फ्रेज़ ज़रूर कहता, नथिंग पजल गॉड, अल्लाह चाहे जिसे रखे। ये भी आप उर्दू में कह सकते हैं। जंग के फ़ौरन बाद अल्लाह हालात के ठीक होने का इंतज़ार किए बगैर वो मेहनत करने लग गया, यानी वो अपनी बाइसिकल को एज अ टैक्सी इस्तेमाल करता था, और उसने सोल्जर्स के लिए एक बार भी ओपन किया। उसकी फैमिली के दूसरे अफराद भी उसी की तरह जो है वो मेहनत मजदूरी करते ताकि ज़िंदगी की सर्वाइवल को आसान बनाया जा सके। उसकी बीवी खाना पकाती और उसे बेचती। उसके अलावा वो सब मिलकर फ्रूट्स बेचते। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि जो कोल में माइनिंग फैक्ट्री थी जिसमें जॉनथन जंग से पहले काम किया करता था वो बंद हो चुकी थी। एक दिन जो जॉनथन है उसने पुलिस को कहीं से मिले हुए पैसे जो कि पाउंड्स की सूरत में थे वापस किए, तो पुलिस की जानिब से उसे 20 पाउंड्स का इनाम मिला। जॉनथन ये कोशिश कर रहा था कि उसके पैसे चोरी ना हो जाएं, और वो इन पैसों का बहुत ख्याल रख रहा था। उन दिनों जो थे वो पैसे जो पॉकेट्स में होते थे वो नज़र आ जाते थे लोगों को, और स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा थीव्स घूम रहे थे। तो लोग थे जो हैं वो सड़कों पे घूम रहे थे, और वो ज़्यादा जो थे पॉकेट मार थे, तो वो इन चीज़ों से बहुत बच बचा के वो पैसे घर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और जॉनथन जब ये पैसे घर लेके जा रहा था तो रास्ते में उसने जो है वो बहुत ज़्यादा रॉबर्स को भी नोटिस किया, और इस इलाके में आजकल वैसे भी रॉबर बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। फिर एक रात क्या हुआ कि चोरों ने उनके दरवाजे पे नॉक किया, रॉबर्स ने उनके दरवाजे पे नॉक किया और उनसे पैसों की डिमांड की, क्योंकि उन्हें पहले से ही इन पैसों के बारे में पता था। वो सब खौफजदा हो गए। कौन? जॉनथन और उसके फैमिली वाले चोरों से। और उन्होंने जो है वो बुलाना शुरू कर दिया, लाइक ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया। क्या 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 पुकार रहे थे? पुलिस हो, नेबर्स हो, इस तरह आवाज़ करके ना, पुलिस हो, नेबर्स हो, फिर थीव्स हो, इस तरह करके बुलाते थे ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए आ जाए। लेकिन क्या हुआ कि कोई भी जो है वो नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि वार का माहौल था और कोई लोग जो हैं वो बिला वजह की जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, इसलिए कोई भी उनके बुलाने पे नहीं आया। वो उन्होंने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार, बार बार बुलाते रहे। और जो रॉबर्स थे वो भी उनके उस जो है वो हरकत पे हंसते थे, और उनके साथ साथ वो भी ऊंची आवाज़ में यही बुलाते थे, पुलिस हो, नेबर्स हो, थीव्स हो। तो इससे हमें उनकी जो है वो लेस एजुकेशन का भी पता चलता है कि वो वर्ड्स तो इंग्लिश के बुला रहे थे, लेकिन उनको बोलने का जो उनका स्टाइल था, उनकी जो एक्सेंट था, वो भी यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। और फिर उन्हें ये सोच कर चुप होना पड़ा कि ऐसे हालात में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सबको अपनी फ़िक्र होती है। वो थीव्स का ग्रुप उनको मॉक करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। ये फैमिली कितनी हेल्पलेस है। उनके लीडर्स ने जॉनथन से 100 पाउंड्स की डिमांड की और प्रॉमिस किया कि वो जॉनथन या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवेंचुअली जॉनथन के पास जब कोई और ऑप्शन नहीं रहा तो उसने रिवार्ड वाले पाउंड्स 20 पाउंड उनको देने पड़े। उसने उन्हें कहा कि मेरे पास 100 पाउंड्स नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से। उन्होंने कहा कि तुम दरवाज़ा खोलो, हम खुद सर्च कर लेंगे। उसने कहा मेरे पास, बता दिया होनेस्टली कि मेरे पास 20 पाउंड्स हैं, और वो भी मुझे रिवार्ड्स मिला था, उसके ज़्यादा मुझे मेरे पास नहीं है। तो जो लीडर था उसने रिवार्ड वाली रकम को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो उसके साथी थे वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम दरवाज़ा ही खुलवाओ, हम इसके घर जाके तलाशी लेंगे। लेकिन फाइनली जो है लीडर की बात मान ली गई, और जॉनथन ने जो साइड वाली विंडो से 20 पाउंड उनको पकड़ा दिए, और वो मान गए और वो चले गए।
नेक्स्ट मॉर्निंग जॉनथन और उसकी फैमिली अपने अपने कामों पर वापस चली गई। उन्होंने ऐसे फील कराया जैसे कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब टाइम था तब तो नेबर्स आए नहीं, लेकिन अब नेबर्स जो हैं वो उसके हाल हवाल पूछने के लिए, रात के बारे में पूछने के लिए आए। तो उसने बहुत ही कामली उनसे कहा कि ये रिवार्ड की रकम का नुकसान उससे बड़ा नहीं है जितना उन्हें सिविल वार के दौरान हुआ, और वो गुजरे वक्त पर पछताने की बजाय प्रेजेंट पर फोकस करना चाहता है ताकि फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सके। और फिर इसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि नथिंग पजल गॉड, और इसके साथ ही जो है वो स्टोरी ख़त्म हो गई। तो ये थी इस शॉर्ट स्टोरी की समरी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया उसके ब्रेवरी, उसकी जो है ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज़, उसकी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग को। अब हम बढ़ते हैं अपने क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ, और फिर हम अपने थीम्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो स्टोरी की ओपनिंग से हमें दो सिचुएशंस को एक साथ ऑपरेट होने का पता चलता है। एक तरफ रीडर को जॉनथन की कंस्ट्रक्टिव लुक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और दूसरी तरफ सिविल वार में होने वाले डिवास्टेशंस के बारे में रेफरेंस दिए जाते हैं। जॉनथन के एटीट्यूड और उसके मैनर्स में हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यानी मुस्बत सोच नज़र आती है। वो अगर किसी चीज़ को गौर से देखता है तो उसका मकसद उस पर जो है वो गम करना नहीं, बल्कि उस चीज़ में फॉर्चून और अपॉर्चुनिटी को तलाश करना होता है। मसलन अनुगो से वापस आने के बाद उसने वहाँ पर होने वाले डिवास्टेशन पर अफसरदा होने की बजाय अपनी छोटी सी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया कि उसके पास सब कुछ बच गया है सिवाय एक बेटे के, और दोबारा से काम शुरू कर दिया। उसकी की लाइन या फ्रेज जो हर बात के बाद मोस्टली इस्तेमाल करता था, नथिंग पजल गॉड, ये फ्रेज जॉनथन की हमेशा आगे बढ़ने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अचीबे ने अपनी स्टोरी में सबसे प्रोमिनेंट और रिमार्केबल चीज़ ऑप्टिमिज्म यानी मुस्बत सोच को दिखाया है। नाइजीरिया की ये वार 1967 टू 1970 के दरमियान हुई। जॉनथन एक इजबो फैमिली से तल्लक रखता है जो कि नाइजीरियन के जो अगेंस्ट ऐसी आज़ादी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन 1970 में उन्हें डिफीट कर दिया गया। और जॉनथन की इस ऑप्टिमिस्टिक लुक के साथ अचीबे खुद को रिलेट करता है, क्योंकि वो भी अफ्रीकन ट्राइब से बहुत ज़्यादा अटैच था। वो एक वे में अचीबे ने इस वार की हॉरर्स को एक्सप्लेन किया है। वो है कि उस लैंग्वेज में जिस तरह वो बात करते हैं उसमें उसने इस वार के हॉरर को एक्सप्लेन किया है। एक जगह उसने जॉनथन और उसकी फैमिली के लिए कहा कि द अवीबो फैमिली हैड केम आउट ऑफ द वार विद देयर हेड्स। इस वर्डिंग को सिविल पीस में सेवरल टाइम दोहराया गया ताकि रीडर्स को वार और उसके क्योस के बारे में रिमाइंड करवाया जा सके। अपनी पावर ऑफ राइटिंग के साथ अचीबे ने जॉनथन के करैक्टर के थ्रू दूसरे कंट्रीमैन के हालात के बारे में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जॉनथन के अंदर जो है वो कल्चरल कंपोनेंट भी पाया जाता है। उसके ज़रिए अचीबे इजबो के लोगों को उनको प्रेज करता है। वार के बाद फौरन हार्डवर्क के थ्रू अचीबे ये बताना चाहता है कि पोस्ट वार पीरियड में लोगों को गवर्नमेंट और अथॉरिटीज की तरफ से किसी किस्म की कोई मदद ना मिल सकी। और इस स्टोरी में थीव्स की एंट्री इजबो के बुरे हालात और वार की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। अपनी फाइनल टॉक में भी जो उसने अपने नेबर्स के से की थी, उसमें भी उसने सिर्फ अपनी ग्रीफ को सप्रेस करते हुए सिर्फ ये कहा था कि एग्रेशन मनी से बढ़कर उसने अब और भी बहुत कुछ खोया है, जिससे मुराद उसका बेटा था। ओवरऑल अचीबे ने अपनी फंटास्टिक राइटिंग स्टाइल के साथ स्टोरी में पोस्ट वार पीरियड की तमाम आयरनीज को एक जगह पर कैप्चर करने की कोशिश की है। इन दिस वे सिविल पीस के ज़रिए राइटर ने जो है कॉलोनियलिज्म की वजह से होने वाली सोसाइटी स्ट्रगल को भी शो किया है। तो ये उसका एनालिसिस डिस्कस किया मैंने कि स्टोरी के अंदर जो है वो किस तरह उसने सिविल वार, सिविल पीस, कॉलोनियलिज्म, सोसाइटी स्ट्रगल को शो किया है। उसके बाद अगर हम थीम्स की बात करें, जो थीम इस स्टोरी के अंदर यूज़ हुए हैं, थीम यूज्ड इन सिविल पीस, तो सबसे पहला जो थीम है अनट्रस्टवर्थी अथॉरिटी। सिविल पीस में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग वार
पोस्ट वार पीरियड में गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं किया था। हर किसी को अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत खुद करना पड़ रही थी। सबसे पहला रेफरेंस तो यही था कि एक पुलिस ऑफिसर ने जॉनथन से बाइसिकल ली और वापस मांगने पर उससे रिश्वत की डिमांड की। उसके बाद पीस कायम हो जाने के बाद गवर्नमेंट ने जो है वो कोल कॉरपोरेशन बंद रखा, जिसमें कई लोग काम कर रहे थे। इस तरह वो सब लोग बेरोजगार हो गए। स्टोरी में अथॉरिटीज़ की जो है वो इनएफिशिएंटी और अनट्रस्टवर्थी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट थीम की बात की जाए तो वो ऑप्टिमिज्म है। ओवरऑल स्टोरी में पावर ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रेज किया गया है। जॉनथन की ऑप्टिमिज्म को स्टोरी के बिल्कुल इनिशियल लाइंस में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जब उसने खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लकी कहा। फिर उसके बाद उसके अपने बाइसिकल जो है उसने खुद कमाई और उसका सोर्स बनाया, कमाई का ज़रिया बनाया। और फिर डैमेज घर जो था, जो उसका घर पहले से अवेल था, उसके लिए उसने सबसे बड़ी खुशी की बात कही कि उसका जो घर है वो अवेल है। हालांकि डैमेज था लेकिन उसका एटलीस्ट अवेल तो है। दो उसे इस वार में बहुत से जो है वो नुकसानात भी हुए, जैसे उसका बेटा जिसे वो इस वार में खो चुका था, उसने पास में होने वाले तमाम मिजरीज को एक साइड पे रखा और फ्यूचर पर फोकस करने लगा। ओवरऑल अचीबे ने इस स्टोरी में ना सिर्फ ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव थिंकिंग को प्रेजेंट किया है, बल्कि ये भी शो करवाने की कोशिश किया है कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है उसे चेंज नहीं किया जा सकता और फ्यूचर के लिए आपने मेहनत करनी है। चाहे आप वक्ती मोरॉन करें, लेकिन आपको फिर भी मेहनत तो करनी ही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम इसमें है वो वॉर का है। वॉर स्टोरी की सबसे प्रोमिनेंट थीम है। इस कहानी में 1967 में होने वाली नाइजीरियन सिविल वॉर को प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, स्पेशली साउथ ईस्टर्न इलाका जो कि इनुगो के करीब था, और यही जगह स्टोरी की सेटिंग भी है। इसमें वार की वजह से होने वाले डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन को नरेट किया गया है। सिविल पीस के दौरान यानी पोस्ट वार पीरियड में जारी रहने वाली टेंशन को भी अच्छे से बयान किया गया है, जैसे कि घर वापस आने के बाद रॉबरी, उस ट्रेजिक, उस कंटिन्यूएशन, यानी जैसे क्योंकि अभी वॉर से निकले थे, अभी फिर वॉर पीरियड होगी, तो ये उसकी ट्रेजिडी को जाहिर करती है। तो जॉनथन की ऑप्टिमिज्म की वजह से स्टोरी बहुत स्मूथली और फ्लुएंटली चलती है। उसके बाद नेक्स्ट थीम जो है वो लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म है। चिनुआ अचीबे के बहुत से नॉवल में अफ्रीका के अंदर होने वाली यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को डायरेक्टली एक्सटेंसिवली तौर पर डील किया जाता है, मगर सिविल पीस के अंदर ये थीम कम ही नज़र आता है, मगर फिर भी इसके जो हैं वो इसे कहीं ना कहीं से डिटेक्ट किया जा सकता है। इन दिस वे सिविल पीस में सोसाइटी स्ट्रगल को शो किया जाता है, जो कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ के लोगों को कॉन्टीन्यूसली करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो वहाँ पे वार वगैरह थी और जो भी था कल्चर था, वो सब कुछ उनकी जो है वो स्ट्रगल जो है वो उससे इफ़ेक्ट वो कर रहे थे और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे थे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया। और अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस कर दी है मैंने, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैंने मिस्टेक की है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के जिस मर्जी एज में हो वो एक तरह से लर्नर ही होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि जो है बनाने वाला उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि वो ठीक जा रहा है और उसे और भी काम करना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।